हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी हमने देखा था कि किस तरह से मानव भूगोल के सिद्धांत बनते हैं। नियमों पर आधारित जो सिद्धांत बनते हैं वह तीन प्रकार के हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी यानी पार्थिव एकता का सिद्धांत। और तीसरा है एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट या पर्यावरण समायोजन का सिद्धांत। इस प्रकार से ये तीन सिद्धांत हैं जो मानव भूगोल के आधारभूत है। सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी अर्थात क्रियाशीलता का सिद्धांत। हमने देखा था मानव एक क्रियाशील कारक है, घटक है। दूसरी ओर आपका जो भौतिक परिवेश है वह भी क्रियाशील है। पर्यावरण में निरंतर गति बनी रहती है, हर चीज गतिशील है, कोई भी चीज गतिहीन नहीं है, चाहे वह मानव हो यानी कि सांस्कृतिक पार्ट हो या आपका प्राकृतिक या भौगोलिक या ज्योग्राफिकल फैक्टर हो। जीन ब्रून्स ने भी कहा था हर चीज निरंतर बदलती है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कुछ घटता है कुछ बढ़ती है। कोई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कमी आ जाती है और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें बढ़ाव होता है या जो कि इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरह से घटना और बढ़ना प्रकृति की नियति है और इस तरह से गतिशीलता बनी रहती है। हमें ये पता है जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूम रही है, वो अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ भी है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ भी है। अब जब रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ हो रहे हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं? आपके दिन और रात बनते हैं, आपके मौसमों में परिवर्तन आता है, आपकी जलवायु में परिवर्तन आता है, आपकी वनस्पति में परिवर्तन आता है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। नथिंग इज स्टेबल, एवरीथिंग इज डायनामिक, यानी उसमें बदलाव निरंतर आता रहता है या वह निरंतर गतिशील रहती है, कुछ भी चीज गतिहीन नहीं है। अब इनके कारण आपने देखा रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ नदियां में निरंतर पानी बहता रहता है, समुद्र में लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, आपकी जो धरती है उस पे हवा का बहाव निरंतर बना रहता है। कभी वह बहुत मध्यम दर्जे की होती है, बिल्कुल मीडियम टाइप होती है, और कई बार वह तूफान या बवंडर का रूप भी धारण कर लेती है। हवा भी बह रही है। आपको ये पता है सूर्य के ताप से आपके यहाँ गर्मी उत्पन्न होती है। उस गर्मी उत्पन्न होने से आपके क्या होता है, जो आपका प्रेशर्स है या टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आती हैं। टेम्परेचर या आपके प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो आपकी हवाओं का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से सब चीजें सूर्य से रिलेटेड है और सूर्य के कारण आपके भौगोलिक परिवेश में निरंतर चेंजेस आती हैं। इन चेंजेस को ही हम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। आपने देखा जलवायु में निरंतर बदलाव है, आपकी वनस्पति में बदलाव है, आपकी नदियों में बदलाव है, आपके समुद्र में बदलाव है, और इन सब के कारण आपकी कृषि में बदलाव है, आपकी मिट्टी में बदलाव है। हर चीज लगातार चेंज होती रहती है। एक प्रकार की मिट्टी नहीं रहती है। आप उसमें अगर कोई चीज उत्पन्न करते हैं, कृषि करते हैं, तो आप उसमें खाद का उपयोग करते हैं, मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, तो ये भी एक तरह का बदलाव है क्योंकि आप उसी मिट्टी को एज इट इज उपयोग में नहीं ला रहे हो। इन्हीं के कारण जो चेंजेस आती हैं उनको हम एक्टिविटी के सिद्धांत में पढ़ते हैं। आपको ये पता है कि आपके जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वो भी कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत लंबा समय लगा है और आपके पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती भी है घटती भी है। नदियां एक मार्ग छोड़कर दूसरा मार्ग भी पकड़ती हैं। नदियां भी आपके डिफरेंट स्टेजेस में से पास होती हैं, तो ये भी एक एक्टिविटी है। तो इस प्रकार से हम जब सिद्धांत ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी पढ़ते हैं तो हम सारे बदलावों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली शक्ति है पृथ्वी के सौर संबंध यानी कि प्लैनेटरी रिलेशंस ऑफ द अर्थ। हमको ये पता है पृथ्वी एक सौर मंडल का ग्रह है। अब इस ग्रह का जो संबंध है अपने इसके अंतर्गत आप ये अपनी धुरी पर घूम रही है या अपनी धुरी पर घूमती हुई सूरज के चारों तरफ भी घूमती है, जिसको इसीलिए इसको प्लैनेटरी रिलेशंस कहा गया है। अब इसके कारण ही इस अपनी एक्सिस पे घूमने के कारण ही इस हमारी पृथ्वी पर दिन रात और ऋतुएं बनती हैं, पवन पेटियां बनती हैं। इन सब का जो प्रभाव है वो हमको निरंतर इसको ये फोर्स कार्य करके इस प्रिंसिपल में एक्टिविटी का कार्य करती है। दूसरा आपका विवर्तनिका या टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस से हमें यहाँ पे ये पता है कि हमारे यहाँ दो तरह की शक्तियां कार्य करती हैं। एक वह शक्तियां हैं जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं और उनका प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि पर्वतों में मोड़ पड़ना, पर्वतों का धंसना या पर्वतों का ऊंचा उठना। और दूसरी ओर शक्तियां ऐसी भी हैं जो कि जिनका आपको रिजल्ट बहुत कम समय में देखने को मिल जाता है या उनका इफेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे कि भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना। तो इस प्रकार से ये टेक्टोनिक फोर्सेस हैं जो कि आपके प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी को प्रभावित करती हैं। तीसरा आपकी आती है सौर शक्ति या इंसोलेशन। हमें ये पता है कि आज हमारी पृथ्वी पर जितने भी बदलाव या चेंजेस आ रहे हैं या जितने भी गतिशील कार्य हो रहे हैं उसका जो मेन सोर्स है वो है सूरज या सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। हर चीज सूरज से रिलेटेड है, चाहे आपका तापमान है, चाहे आपकी वर्षा है, चाहे आपकी पवने हैं या आपका समुद्रों का जल है या जितने भी प्राकृतिक बदलाव आ रहे हैं, भौगोलिक चेंजेस आते हैं, नदियां हैं, ये नदियों का जल बहना, ये सब आपकी सोलर एनर्जी से रिलेटेड रहते हैं। आपके पर्वतों का निर्माण होना, आपके मैदानी भागों का निर्माण होना, ये सब आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर आपकी आती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति या ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको ये पता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो हर चीज को नीचे की ओर खींचती है। नदियों का जल नीचे की ओर बहता है और डिफरेंट टाइप ऑफ तलछटों का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही आपको पता है जो आज हमें सांस लेने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है ऑक्सीजन की, और ये ऑक्सीजन को पृथ्वी के नीची परतों में लेकर आती है, वायुमंडल की नीची परतों पे लेकर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही ऑक्सीजन नीचे की ओर आती है, जो कि हमें सबसे अधिक आवश्यक है। इसके बाद आपकी आती है जैविक शक्तियां या बायोटिक फोर्सेस। आपको ये पता है कि आपकी जो वनस्पति है उसमें भी विभिन्नताएं हैं। वनस्पति है या जीव जंतु है वह भी आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं और वो भी आपकी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। और लास्ट में आपकी आती है ह्यूमन फोर्सेस या मानव शक्तियां। मानव एक केंद्र बिंदु है और उसके आसपास जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उसमें मानव जो है वो प्रभावित होता है और वो उसको प्रभावित भी करता है। मानव ही है जिसने अनउपजाऊ मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी बनाया है, उसने खनन किया है, उसने सिंचाई के साधनों का निर्माण किया है और आज तो उसने कहां तक डेवलपमेंट कर रही है ये हमें किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, हम कहां तक पहुंच चुके हैं। तो मानव जो है वो अपनी शक्ति द्वारा जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसको किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता रहता है। अब हमने देखा ये जो 6 शक्तियां हैं ये क्रियाशीलता के सिद्धांत, कैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत का निर्माण हुआ, ये आपस में 6 के 6 शक्तियां इंटर रिलेटेड है। हमको ये पता है कि जो नदी है वह भी 3 अवस्थाओं में से गुजरती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, और वो खत्म भी हो जा सकती है और वो रेजुविनेट भी हो जाती है या दोबारा उसका उत्थान भी हो सकता है। इसी तरह से आपकी जो पर्वत है
वो नीचे धंस भी सकते हैं और वो ऊंचे भी हो सकते हैं। आपकी जो कृषि है वो भी इन 6 शक्तियों पर आधारित है और किस प्रकार मानव उसको अपने उपयोग में लाता है, चाहे वो उद्योगों की स्थापना कर रहा है, चाहे वो खनन कर रहा है, चाहे वो यातायात के साधनों का निर्माण करता है। मानव क्रियाशीलता के सिद्धांत में केंद्र बिंदु होते हुए इन सब परिवर्तनों को सहन करता है और अपने आप को उसके अंदर फिट रखता है। और मानव जो है वो एक बहुत बड़ा, इसका एक केंद्र बिंदु होते हुए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है या संसाधन है, क्योंकि आप अगर देखें तो मानव के कारण ही इनमें इतने बदलाव जो आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मानव भी रिस्पॉन्सिबल होता है। हम देखते हैं कि जो मानव शक्ति है वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। एक समय में आपने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का नाम सुन रखा होगा, वहां पर मानव बस्तियों का निर्माण हुआ था, लेकिन आज वो खंडर के रूप में हो गए हैं। यानी मानव लगातार क्रियाशील रहते हुए अपने बदलाव के साथ अपने आप को एडजस्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। जो बड़े नगर थे वो छोटे नगरों में भी परिवर्तित हो चुके हैं, जिसमें आपको मैंने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जिनका पतन हो चुका एग्जाम्पल दिया। आपका जो तक्षशिला और नालंदा था आज वो भी खंडर की तरह ही है, वो उनका भी बहुत अधिक विकास नहीं हो पाया। विकास हुआ तो नए शहरों का हुआ। दिल्ली या दिल्ली जो एक छोटा सा शहर था किसी टाइम में, आज वो इतना बड़ा शहर हो चुका है कि कई शहर उसके साथ मिल चुके हैं। मेरठ, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, ये सब उसके साथ मिल गए और एक बहुत बड़े शहर का निर्माण हुआ है। तो ये शहर का निर्माण जो हुआ है इसका मेन पॉइंट या फोकस्ड पॉइंट कौन है? मानव। मानव ने ही अपने आप को परिवर्तित करते हुए अपने वातावरण के साथ इन शक्तियों को उपयोग करते हुए क्रियाशीलता के सिद्धांत का निर्माण हुआ है। या जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है वो रिलेटेड टू मैन ही है, चाहे वो नेचुरल प्रोसेसेस द्वारा हो रही हो या वो उसके कल्चरल एस्पेक्ट द्वारा हो रही हो। क्योंकि जो बदलाव आ रहे हैं या जो गतिशीलता निरंतर चल रही है उसमें मानव कुछ ना कुछ बदलाव लाता है और वो इस क्रियाशीलता के सिद्धांत का एक मुख्य आधार बनता है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मानव परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशीलता में हम संस्कृति के जो मूलभूत तत्व हैं या तथ्य हैं उनके आधार पर हमको मानव के संस्कृति के बारे में अध्ययन करना चाहिए। और इस दिशा में कि किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, अगर हमको ठीक ठाक से प्रगति की दिशा को अगर हम समझ लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि मानव वाकई परिवर्तनशील है और उसकी जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक तथ्य हैं उन दोनों का अध्ययन हम मानव को केंद्र बिंदु मानते हुए करते हैं।